नमस्कार दोस्तों, YouTube के महाविद्या ज्योतिष चैनल में मैं पंडित गुरुराज आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, YouTube के महाविद्या ज्योतिष चैनल के माध्यम से मैं लाल किताब से जुड़ी बहुत सारी जानकारी आप तक पहुंचा चुका हूं, बहुत सारे सूत्र मैं आप तक पहुंचा चुका हूं और मैंने राहु के 12 ही भावों में फल और उपाय की वीडियो पहले ही डाल दी थी। उसको डालने का कोई कारण था, वो मैंने वीडियो में बताया हुआ है। और अभी जो बाकी के ग्रह हैं उनकी वीडियो डालना बाकी है, लेकिन ज्योतिष सीखने के लिए, लाल किताब ज्योतिष सीखने के लिए हमें कुछ सूत्रों का पता होना बहुत ज़रूरी है। लाल किताब के जो मूलभूत सूत्र हैं, जो बेसिक सूत्र हैं, उनका हमें पता होना चाहिए, नियमों का पता होना चाहिए। तो पिछली वीडियो में भी मैंने कुछ नियम बताए थे और उम्मीद है आपने वो वीडियो देखी होगी, और अगर आपने नहीं देखी है तो वो वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि वो जो सूत्र बताए उन सूत्रों को जानने के बगैर हम लाल किताब ज्योतिष नहीं सीख सकते हैं। और उसका अगला भाग जो आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ, यानी आज मैं जो पिछली बार जो मैंने सूत्र बताए थे, वो आधे सूत्र बताए थे, उसका आगे का भाग जो है आज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आज की वीडियो भी आप ध्यान से देखें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। लाल किताब से जुड़ी सारी जानकारी मैं अपने चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाऊंगा। और जो लोग कहते हैं कि हमने लाल किताब ज्योतिष सीखना है, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी को कोई 2 रुपये भी फीस देने की ज़रूरत नहीं है। आप मेरी वीडियो को देखते रहें और जो सूत्र मैं आपको बता रहा हूँ, जो नियम मैं आपको बता रहा हूँ, उनको नोट करते जाएं। आप बेशक कहीं पर पैसे देकर भी अगर आप सीखना चाहोगे तो आपको वो जानकारी नहीं मिल पाएगी जो मैं आपको YouTube के अपने इस चैनल के माध्यम से दे दूंगा। तो यहाँ पे किसी भी चीज़ को छुपाया नहीं जाएगा और फालतू में आपका समय बर्बाद नहीं किया जाएगा, आपका टाइम बढ़ाया नहीं जाएगा कि आप ज़्यादा टाइम मेरे पास में आते रहें और पैसे देते रहें। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ वीडियो को आप देखें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि यह जानकारी बाकी लोगों तक भी पहुंच सके। तो आज हम आगे के सूत्रों की बात करते हैं। तो हम आज बात करेंगे 3, 11, 5, 9 और 10 के ग्रह के इकट्ठे असर को जानने के लिए। खाना नंबर 3, खाना नंबर 11, खाना नंबर 5 और खाना नंबर 9 और खाना नंबर 10 के इकट्ठे असर को हम किस लिए देखते हैं, या इनसे हमें किन बातों का पता चलता है और कैसे हम देखते हैं। तो बात करते हैं हम अपनी वीडियो में किस्मत का हुआ प्रभाव, यानी किस्मत का जो प्रभाव है वो देखने के लिए, उतार चढ़ाव देखने के लिए, पूर्वजों की हालत को देखने के लिए, पूर्वजों से संबंधित किस्मत की चमक का समय देखने के लिए, भाइयों के जन्मदिन से अपनी जवानी और बच्चों के जन्मदिन के बाद के समय को जानने के लिए इन खानों का एक विशेष महत्व है। यानी भाई के जन्म के बाद का समय आपका कैसा रहेगा, औलाद के जन्म के बाद का समय आपका कैसा रहेगा, पूर्वजों का समय आपका कैसा रहा होगा, और लाइफ में उतार चढ़ाव आपके कितने आएंगे, कैसे रहेंगे, और किस्मत का प्रभाव आपके लिए किस प्रकार का रहेगा, वो देखने के लिए आप खाना नंबर 3, 11, 5, 9 और 10 के ग्रह को देखना बहुत ज़रूरी है और उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो खाना नंबर 9 जो है वो पूर्वजों की हालत को बताता है। खाना नंबर 9 पूर्वजों की हालत को बताता है, लेकिन खाना नंबर 9 का जो ग्रह उस व्यक्ति पर क्या असर डालेगा वो देखने के लिए आप ये देखें कि खाना नंबर जो 3 में कोई ग्रह बैठा हुआ है, खाना नंबर 3 में जो ग्रह बैठा हुआ है, खाना नंबर 3 के ग्रह का असर खाना नंबर 9 पर भी पड़ता है। यानी 3 में जो बैठा ग्रह है उसकी जो दृष्टि खाना नंबर 11 और खाना नंबर 9 पर पड़ती है। तो खाना नंबर 9 का जो असर है वो खाना नंबर 3 यानी भाई के पैदा होने के बाद खाना नंबर 9 का असर होना शुरू होगा। खाना नंबर 9 का असर भाई के जन्मदिन के बाद से शुरू होगा और अपनी औलाद पैदा होने के दिन तक चलेगा। फिर से समझ लें, खाना नंबर 3 में बैठे हुए ग्रह, अगर खाना नंबर 3 में कोई ग्रह बैठा हुआ है तो खाना नंबर 3 में यदि कोई ग्रह बैठा हुआ है तो खाना नंबर 3 का असर, क्योंकि खाना नंबर 9 पे भी जाएगा और खाना नंबर 11 पे भी जाएगा,
तो खाना नंबर 9 का असर जो है वो भाई के जन्म के बाद, क्योंकि खाना नंबर 3 छोटे भाई का होता है, खाना नंबर 3 छोटे भाई का होता है और उसमें जो ग्रह बैठा हुआ है छोटे भाई का कारक है। तो खाना नंबर 9 का जो असर है वो भाई के जन्म के बाद से शुरू होगा और अपनी औलाद पैदा होने के दिन तक चलेगा। ये बात समझ लें आप। और अगर खाना नंबर 5 या 9 में पापी ग्रह बैठे हुए हैं, खाना नंबर 5 या 9 में राहु, केतु, शनि जैसे ग्रह बैठे हुए हैं, तो औलाद के जन्म के बाद कोई अच्छी हालत होने की कोई उम्मीद नहीं होती, या कोई कहें कि नेक हालत की कोई उम्मीद नहीं होती। जैसा कि बताया गया है कि खाना नंबर 5 में अगर शुभ ग्रह हो तो औलाद के जन्म के बाद जो है हालत सुधरने के योग होते हैं। उसी प्रकार अगर खाना नंबर 5 या 9 में अशुभ ग्रह बैठे हुए हैं, पापी ग्रह बैठे हुए हैं, तो संतान के जन्म के बाद भी कोई अच्छी हालत होने की उम्मीद नहीं रहती है। खाना नंबर 5 में पापी और खाना नंबर 8 में शत्रु या मंदे ग्रह बैठे हो तो खाना नंबर 11 का ग्रह बिजली की तरह बुरे असर देगा। खाना नंबर 8 में मंदे ग्रह बैठे हों, अशुभ ग्रह बैठे हों, और खाना नंबर 5 में भी पापी ग्रह बैठे हुए हों, तो जो खाना नंबर 11 का ग्रह है उसका बिजली का असर खाना नंबर 5 के रिश्तेदार और 8 में बैठे हुए ग्रह के रिश्तेदार पर पड़ सकता है। खाना नंबर 5 क्योंकि संतान का है, संतान पे उसका बुरा प्रभाव बिजली की तरह का असर खाना नंबर 5 पे, और खाना नंबर 8 में जो ग्रह बैठा उसके मुतल्लिका उससे जुड़े हुए रिश्तेदार पर उसका बुरा प्रभाव पड़ सकता है। यदि खाना नंबर 11 खाली हो, खाना नंबर 11 खाली हो तो आय के संबंध में सोई हुई किस्मत का हाल देखा जाता है, या सोई हुई किस्मत का समय होगा। खाना नंबर 11 क्योंकि आय का है और आय के खाने में ही कोई ग्रह नहीं है, तो खाना नंबर 11 अगर खाली है तो खाना नंबर 3 का ग्रह भी सोया हुआ होगा, खाना नंबर 3 का ग्रह सोया होगा, और खाना नंबर 11 में कोई ग्रह न होने के कारण 11 भी सोया हुआ होगा। तो किस्मत का हाल जो सोया हुआ होगा, किस्मत जागी हुई नहीं मानी जाएगी यहाँ पे। और भाई बंधुओं से कोई लाभ भी नहीं यहाँ पे हमें प्राप्त होगा खाना नंबर 11 खाली होने पर। यदि 10 और 5 में कोई ना कोई ग्रह हो तो आपस में जहरी शत्रु होते हैं। खाना नंबर 10 में अगर कोई ग्रह बैठा हो, खाना नंबर 5 में कोई ग्रह बैठा हुआ हो, तो चाहे वो आपस में कितने ही मित्र क्यों ना हो, लेकिन उनका असर जो है जहरी होगा। खाना नंबर 5 में अगर मान लिया जाए खाना नंबर 5 में मंगल बैठे हों और खाना नंबर 10 में चंद्र बैठे हों, तो चंद्र मंगल जो है आपस में है तो मित्र, लेकिन अगर खाना नंबर 10 में चंद्रमा आकर बैठ जाए और खाना नंबर 5 में मंगल आकर बैठ जाए, तो ये आपस में शत्रुवत व्यवहार करेंगे और एक दूसरे के फल को बिगाड़ेंगे। यानी 24वें साल में और 28वें साल में, 24वां साल किसका है? चंद्र का समय है, तो 24वें साल में चंद्र का और 28वें साल में माँ भाई का पर कोई अच्छा असर नहीं होगा। 24वें साल में माँ और 28वें साल में भाई पे कोई अच्छा असर या भला असर नहीं मानते हैं। यदि खाना नंबर 10 या 5 में अगर 5 में मंगल बैठ जाए और 10 में चंद्र बैठ जाए, और ऐसे ही कोई भी ग्रह अगर खाना नंबर 10 या खाना नंबर 5 में बैठ जाए, कोई भी ग्रह चाहे वो मित्र हो चाहे शत्रु हो, वो एक दूसरे पर बुरा प्रभाव डालेंगे और एक दूसरे की उम्र में उससे जुड़े रिश्तेदार पर उसका बुरा फल देखने के लिए मिलेगा। अगर चंद्र बैठे हैं तो माँ पे और मंगल बैठा हुआ है तो भाई पर उसका बुरा फल मिलेगा। इसी प्रकार अगर खाना नंबर 9 में सूर्य और चंद्रमा हो, खाना नंबर 9 में सूर्य या चंद्रमा हो, तो खाना नंबर 5 में बैठे हुए पापी ग्रह का भी कोई बुरा असर औलाद पर नहीं पड़ता है। खाना नंबर 5 जो है औलाद का घर है, और यहाँ पे अगर शनि आकर बैठ जाए या राहु आकर बैठ जाए तो संतान के लिए बुरे फल का होता है। अगर राहु खाना नंबर 5 में बैठे हों तो गर्भ में संतान आने के बाद ही बिजली गिरा देता है, यानी गर्भपात करवाने वाला होता है राहु। शनि पंचम भाव में बच्चे खाने वाला सांप होता है। लेकिन यदि 9वें खाने में सूर्य और चंद्रमा आ जाए तो खाना नंबर
5 पे कोई अशुभ प्रभाव नहीं होगा, यानी संतान पे कोई भी बुरा प्रभाव नहीं होगा। खाना नंबर 9 को अगर समुंदर समझें, खाना नंबर 9 को अगर हम समुंदर समझें तो 2 पहाड़ों का लंबा सिलसिला है। खाना नंबर 2 पहाड़ों का लंबा सिलसिला है और बृहस्पति 9 और 2 का स्वामी है। खाना नंबर 9 का भी स्वामी है, पक्का घर है खाना नंबर 9, और खाना नंबर 2 भी बृहस्पति का पक्का घर है। तो खाना नंबर 9 और 2 का स्वामी हवा की लहरों से अपना असर करता होगा, यानी बृहस्पति हवा की लहरों से अपना असर दिखाएंगे। और खाना नंबर 9 में अगर शुभ ग्रह है, खाना नंबर 2 में भी कोई शुभ ग्रह है, कोई ग्रह खाना नंबर 2 में बैठे हुए हैं, तो खाना नंबर 9 से मानसूनी बादल उठेंगे, खाना नंबर 2 के पहाड़ों से टकराएंगे और लाभप्रद वर्षा करेंगे, धन की वर्षा करेंगे, धन का लाभ देंगे ऐसे व्यक्ति को। यानी खाना नंबर 9 में कोई अच्छा ग्रह बैठा हुआ है और खाना नंबर 2 में भी कोई ग्रह है, तो 9 से मानसूनी बादल उठेंगे, खाना नंबर 2 के पहाड़ से टकराएंगे और ऐसे इंसान को लाभ देंगे। लेकिन अगर खाना नंबर 2 खाली हो तो मानसूनी बादल उठेंगे तो जरूर, लेकिन 2 में टकराने के लिए वहां पे कोई ग्रह ही नहीं है, तो ऐसे बादल बगैर बरसे ही रह जाएंगे, यानी कोई लाभ ऐसे इंसान को मिलेगा नहीं धन से जुड़ा हुआ, और बगैर बरसे ही बादल निकल जाएंगे। यदि 9 में कोई अच्छा ग्रह हो और 2 में कोई ग्रह बैठा हो, तो 2 में बैठे ग्रह की उम्र में व्यक्ति को पूर्वजों के धन और शान का लाभ मिला करता है। खाना नंबर 9 में कोई शुभ ग्रह बैठे हुए हों और खाना नंबर 2 में भी कोई ग्रह बैठे हुए हों, तो खाना नंबर 9 का ग्रह 2 से टकराएगा, तो 2 की जो आयु का समय है, जो अगर 2 में सूरज बैठे हुए हैं तो सूरज का समय क्या है, 22 वर्ष, यानी 22 वर्ष की आयु में ऐसे इंसान को अपने पूर्वजों से धन का और मान सम्मान का लाभ मिलेगा, शानो शौकत का लाभ मिलेगा। अगर शुक्र बैठे हो तो 25वें साल में मिलेगा। तो इस प्रकार खाना नंबर 9 में अगर कोई ग्रह बैठे हुए हैं और 2 में भी कोई ग्रह है, तो 2 में बैठे हुए ग्रह की उम्र में पूर्वजों से हमें उनकी संपत्ति का, उनके धन का लाभ मिलता है। यदि खाना नंबर 2 खाली हो तो पूर्वजों के धन और शान का वहम ही होगा। खाना नंबर 2 खाली है, 9 में ग्रह हैं, तो ऐसे इंसान को पूर्वजों की संपत्ति का सिर्फ वहम ही होगा कि मिलेगी मिलेगी, लेकिन कुछ नहीं मिलेगा, पूर्वजों से कोई लाभ ऐसे इंसान को नहीं मिलेगा जिसमें खाना नंबर 2 खाली हो, खाना नंबर 9 में भले ही चाहे शुभ ग्रह हो। और साथ ही साथ अगर 2 में ग्रह हो और 9 खाली हो, खाना नंबर 2 में ग्रह हो और 9 खाली हो, तो ऐसे व्यक्ति के पास में धन जो होता है वो दिखावे का ही होता है। लोगों की नज़रों में ऐसा लगता है कि ऐसे इंसान के पास पता नहीं कितना धन है, लेकिन जेबें ऐसे इंसान की खाली ही होंगी, यानी कोई उसके पास में धन का कोई अंबार नहीं होगा, कुछ धन की कोई खास हालत ऐसे इंसान की नहीं होगी। खाना नंबर 4, 10 और 2 के बारे में बात करते हैं। खाना नंबर 4, 10 और 2 हम किस प्रकार देखते हैं। किस्मत का जो मैदान का क्षेत्रफल है, किस्मत का जो मैदान है वो खाना नंबर 10 है, यानी उसकी किस्मत कैसी होगी, कितनी अच्छी किस्मत होगी, वो खाना नंबर 10 के ग्रह से हमें पता चलेगा। और खाना नंबर 10 का अगर क्षेत्रफल अपने मैदान बताते हैं, किस्मत के मैदान का अगर क्षेत्रफल खाना नंबर 10 है, तो खाना नंबर 2 उस मैदान की मिट्टी के बारे में बताएगा। जैसे हमारे पास खेत तो बहुत बड़ा है, लेकिन उस खेत की अगर मिट्टी अच्छी ना हो, यानी खाना नंबर 2 में ग्रह शुभ ना हो, अच्छे ग्रह ना बैठे हुए हों, तो वो वैसे ही होगा कि जमीन तो बहुत बड़ी है लेकिन उपजाऊ नहीं है, तो वैसे ही प्रभाव होगा। तो खाना नंबर 2 जो है वो मिट्टी की चमक बताएगा, और खाना नंबर 4 उस मिट्टी में किस प्रकार का पानी चाहिए, कितना पानी चाहिए, वो खाना नंबर 4 के ग्रह बताएंगे। अब इसका मतलब ये हुआ कि खाना नंबर जो 10 का ग्रह है वो इंसान की हालत बताएगा, किस्मत बताएगा कि उसकी किस्मत कैसी रह सकती है, लेकिन उस किस्मत से कितना लाभ मिलेगा वो खाना नंबर 2 का ग्रह बताएगा। किस्मत से कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर खाना नंबर 2 में कोई ग्रह ना हो तो 10 का ग्रह सोया हुआ होगा, यानी कुछ मिलेगा ही नहीं। और खाना नंबर 2 में कोई अशुभ ग्रह बैठा हुआ है तो वो वैसे ही होगा कि हमारे पास में मैदान तो है, खेती की जगह तो है, लेकिन वो उपजाऊ नहीं है।
और ऐसे ही खाना नंबर 4 में अगर कोई अशुभ ग्रह बैठा हुआ हो तो उस मैदान को सींचने के लिए, उस मिट्टी को सींचने के लिए अगर हमारे पास में जल ही ना हो तो वो उपजाऊ मिट्टी या इतना बड़ा मैदान भी कोई लाभ नहीं दे पाएगा। यानी खाना नंबर 4 हमें बताएगा कि वहाँ पे मेहनत कैसी करनी है, उसमें पानी कैसा देना है। अगर खाना नंबर 4 खाली हो, अब इस बात को और थोड़ा सा समझते हैं। यदि खाना नंबर 4 खाली हो तो खाना नंबर 10 का ग्रह भी सोया हुआ होगा। यानी खाना नंबर 10 का में चाहे कितना भी अच्छा ग्रह क्यों ना हो, कितना भी शुभ ग्रह क्यों ना हो, यदि खाना नंबर 4 खाली हो या खाना नंबर 4 में कोई पापी ग्रह आकर बैठ जाए तो खाना नंबर 10 का ग्रह चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो वह किसी काम का नहीं होगा। यानी ऐसा ग्रह इंसान के लिए वैसे ही होगा जैसे प्यास बुझाने के लिए कोई कहा जाए कि प्यास बुझाने के लिए पानी की भी व्यवस्था नहीं हो पाएगी, या अपनी प्यास बुझाने के लिए वहाँ पापी शनि राहु केतु की भयानक नज़ारे ही नजर आएंगे। यानी ऐसा व्यक्ति हिम्मत से बना तो बहुत कुछ लेगा लेकिन पैसा जेब में कुछ नहीं होगा, जेबें खाली होंगी। हो सकता है ऐसा इंसान मकान बना ले लेकिन मौके पर उसके जेब में पैसा कोई नहीं होगा। तो हिम्मत से बना तो बहुत कुछ लेगा मगर धन की थैली खाली होगी। अगर खाना नंबर 8 मंदा हो, खाना नंबर 8 मंदा हो तो बेशक मौत का कोई सदमा या नुकसान हुआ हो या ना हुआ हो, क्योंकि खाना नंबर 8 जो है वो मौत का सदमा या मृत्यु तुल्य कष्ट, चाहे रिश्तेदार का चाहे अपना, परेशानी तो देता है। लेकिन खाना नंबर 2 में अगर कोई शुभ ग्रह बैठा हुआ है, खाना नंबर 8 में अगर अशुभ ग्रह बैठा हुआ है तो वो प्रॉब्लम वाला होता है, दुखद समाचार दे सकता है, मृत्यु तुल्य कष्ट दे सकता है। लेकिन अगर खाना नंबर 2 में कोई शुभ ग्रह बैठा हुआ है तो वह 2 का ग्रह अगर उत्तम ग्रह बैठा हुआ है तो गरीबी की काली रात में मामूली चिराग के बजाय प्राकृतिक रोशनी दिखाने के लिए मतलब खुद ब खुद वहां पे रोशनी पैदा हो जाएगी ऐसे इंसान के लिए। खाना नंबर 8 में अशुभ ग्रह है और खाना नंबर 2 में अगर शुभ ग्रह है तो गरीबी की काली रात में भी ऐसा ग्रह किसी ना किसी कारण से कोई ना कोई रोशनी उस इंसान के लिए पैदा कर देगा, या परमात्मा की तरफ से ऐसे इंसान को लाभ जरूर मिलेगा, रोशनी जरूर होगी उसकी किस्मत में। अगर 2 खाली हो और 10 में कोई ग्रह बैठा हुआ हो, 10 में अगर कोई ग्रह है और 2 खाली है तो खाना नंबर 10 का ग्रह सोया हुआ होगा। इसके विपरीत अगर 10 खाली हो और खाना नंबर 2 में कोई ग्रह हो तो वो वैसे ही होगा कि आपका मनी ऑर्डर तो आ गया है, मनी ऑर्डर आपका स्टेशन तक पहुंच चुका है, आपका पार्सल जो है वो स्टेशन तक पहुंच गया है, लेकिन उस पार्सल को लेने के लिए जो आपके पास में पर्ची होनी चाहिए थी, जो आईडी प्रूफ होना चाहिए था, वो खोया हुआ माना जाएगा। यानी ऐसे इंसान के पास में वो पर्ची ही नहीं होगी वो पैसा लेने के लिए। यानी ऐसा इंसान फोकी उम्मीदों के लिए बैठा होगा कि भाई धन का कोई लाभ होगा, पूर्वजों से कोई लाभ होगा, या किस्मत का बहुत बड़ा मुझे लाभ होगा, आने वाले समय में मैं राजा बन जाऊंगा या बहुत बड़ा नौकरी लग जाएगी या व्यापारी बनूंगा। तो फोकी उम्मीदें होंगी, ऐसा कुछ होगा नहीं। खाना नंबर 2 यदि खाना नंबर 10 खाली हो और खाना नंबर 2 में कोई ग्रह बैठा हो, 10 किस्मत का मैदान ही खाली है तो वहां पे कुछ नहीं होगा, मैदान ही नहीं है किस्मत का, तो किस्मत का मैदान होगा तो कुछ मिलेगा। इसके बाद एक सूत्र मैं आपको और बता दूं, यदि जब स्त्री ग्रह शनि से मिलकर खाना नंबर 2 में या कहीं पर भी बैठे हों, स्त्री ग्रह शनि से मिलकर, शनि स्त्री ग्रह से मिलकर खाना नंबर 2 में बैठा हो या कहीं पे भी बैठा हो और उस पे किसी ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो, तो उस दृष्टि के उसूल से अगर किसी की दृष्टि पड़ रही है खाना नंबर 2 में या कहीं पे भी 9 में या 11 में, तो जिस ग्रह की उस पे शनि और चंद्रमा स्त्री ग्रह, चंद्रमा भी हो सकते हैं, शुक्र भी हो सकते हैं, शनि चंद्र भी हो सकते हैं, शनि शुक्र भी हो सकते हैं, तो उन पे जिस ग्रह की दृष्टि पड़ रही है उस ग्रह का रिश्तेदार जो है वो संतान के लिए तड़पता होगा, औलाद के लिए
परेशान हो गए, यानी औलाद ऐसे इंसान की नहीं होगी। अब आपको मैं छोटी छोटी कुछ चीज़ें और बता रहा हूँ, उसको भी समझ लें। किस खाने में कौन सा ग्रह बैठा हो तो किस ग्रह पर किस प्रकार का असर होगा। तो खाना नंबर अगर 1 में केतु बैठा हो, खाना नंबर 1 में अगर केतु बैठे हों तो सूर्य को उच्च फल का बना देगा, यानी सूर्य उच्च फल के होंगे। खाना नंबर 1 में केतु सूर्य को बढ़ाता है, तो सूर्य उच्च फल के होंगे। अगर राहु खाना नंबर 1 में बैठे हों तो सूर्य चाहे किसी भी खाने में कैसी भी हालत में क्यों ना बैठो, सूर्य को ग्रहण लगा होगा। सूर्य जिस घर में बैठेंगे सूर्य को ग्रहण लगा होगा। खाना नंबर 2 में अगर बुध बैठे हुए हों तो बृहस्पति हर तरह से बर्बाद होगा। खाना नंबर 2 में बुध बैठे हों तो बृहस्पति को खराब किया करते हैं, पिता के लिए मृत्यु तुल्य कष्ट का होता है, उम्र पे भारी होता है बुध खाना नंबर 2 में। खाना नंबर 4 में बुध बैठे हों तो चंद्र हर तरह से बर्बाद होगा। तो यहाँ पे 34वें साल में जो है माँ पे कोई कष्ट आने की संभावना बनी रहती है, माँ की सेहत के लिए खराब होता है, चंद्र की सेहत को खराब करता है बुध खाना नंबर 4 में। 6 में अगर मंगल बैठे हों तो सूर्य उच्च होंगे। खाना नंबर 6 में अगर मंगल बैठ जाए तो सूर्य उच्च फल के होंगे। और खाना नंबर 6 में मंगल बैठने से केतु बर्बाद होगा। केतु यानी बेटा संतान के लिए कष्टकारी हो सकता है मंगल का खाना नंबर 6 में होना। राहु अगर 11वें भाव में बैठे हो तो बृहस्पति बर्बाद होगा। 11वें भाव में राहु हो तो लाल किताब में लिखा है पिता को गोली मारे, यानी पिता के लिए अशुभ फल का होगा। और केतु अगर 11वें भाव में बैठो तो चंद्र के लिए बुरा फल का होगा, यानी केतु के समय में चंद्र यानी माँ को कष्ट आने की संभावना रहेगी, तो चंद्र बर्बाद होगा। और कब, अगर खाना नंबर 9 में बुध ना हो, अगर बुध खाना नंबर 9 में हो तो फिर चंद्र पर कोई भी बुरा प्रभाव केतु का नहीं होगा। और अगर बृहस्पति 11वें भाव में हो तो राहु का बुरा फल हो गया, राहु बर्बाद होगा जब बुध मंदा हो रहा हो। अगर बुध भी मंदा हो रहा हो और राहु कहीं पे भी बैठे हुए, बृहस्पति के 11वें भाव में होने से राहु का फल खराब होगा यदि बुध भी मंदा हो, खराब हो। 12वें चंद्रमा अगर 12वें भाव में हो तो केतु का फल बर्बाद होगा। यहाँ पे तो केतु का फल खराब होगा अगर 12वें भाव में केतु बैठे हुए हों। तो केतु चंद्रमा 12वें भाव में हो तो केतु का फल बर्बाद, यानी संतान के लिए अशुभ प्रभाव का होगा। और इसके लिए आपको चंद्र 12वें भाव में होने से केतु बर्बाद करेगा, केतु के फल को बर्बाद करेगा चंद्रमा। तो अब यहाँ पर हम बात करते हैं कौन सा ग्रह केवल अकेला ही बैठा हो तो क्या प्रभाव करेगा। कौन सा ग्रह अगर अकेला किसी भी भाव में अकेला बैठा हुआ हो तो किस प्रभाव का होगा। तो बृहस्पति यदि अकेले बैठे हुए किसी भी खाने में तो कभी मंदा असर न देंगे। बृहस्पति अकेले बैठे हुए हैं, उन पर किसी ग्रह की दृष्टि नहीं है, अकेले बैठे हुए हैं तो कभी मंदा असर न देंगे। सूर्य अगर खुद अकेले बैठे हो तो खुद मेहनत करके अमीर बना देगा, यानी सूर्य अगर अकेले बैठे हुए हैं तो वह इंसान खुद मेहनत करके अमीर बनेगा। चंद्र अगर अकेले बैठे हैं तो अपनी दया और नरमी से फांसी तक माफ करवा लेगा और कुल को नष्ट होने नहीं देगा। शुक्र अगर अकेले बैठे हो तो कभी मंदा ना होगा, यदि होगा तो किसी के साथ होने पर होगा। अगर शुक्र कहीं पे अकेले बैठे हुए हैं तो मंदे फल के नहीं होंगे। और अगर कोई ग्रह उनके साथ में शत्रु ग्रह सूर्य आ जाए, राहु आ जाए तो उनका फल खराब होगा। मंगल अगर अकेले बैठे हो तो चिड़िया घर में पला हुआ शेर या चिड़िया घर में कैदी बकरियों में पला हुआ शेर होगा। बुध अकेले बैठे हो तो लालची देश प्रदेश में खाली चक्रों का ही कारक रहेगा, यानी अकेले बुध कहीं बैठे हुए हैं तो ऐसा इंसान लालची भी होगा और देश प्रदेश में खाली चक्रों ऐसे ही बस भाग दौड़ वाला ही रहेगा। शनि अकेले सूर्य के साथ खाली बुध का ही काम देगा। शनि अगर अकेले बैठे हो तो अकेले सूर्य के साथ ही खाली बुध का ही काम देगा। राहु हर तरह से अकेले अगर बैठे हो तो हर तरह से रक्षक, माली हालत की शर्त नहीं होगी, यानी पैसे की शर्त नहीं है यहाँ पे। तमाम ग्रहों की परवाह नहीं करेगा और हर तरह से रक्षा करेगा।
केतु अगर अकेले बैठे तो हर समय राहु के इशारे पर चलेगा, यानी न अमीर बनाए न गरीब बनाए, सदा यही असूल पर रखे कि मैंने अपनी शक्ति आपको दे दी, अब आप जानो क्या करना है, यानी अब तुम ही जानो। तो ये कुछ आपको मैंने सूत्र बताए हैं, इन सूत्रों को अच्छे से आप कंठस्थ कर लें, याद कर लें और इन सूत्रों को प्रयोग में लेकर देखें। यदि आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, इसी नंबर पर व्हाट्सएप भी चलता है मेरा, और इसी नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। और दोस्तों एक चीज़ मैं बार बार आपको बताता हूँ, अगर कोई इंसान काफ़ी समय से लंबी बीमारी से जूझ रहा है, बार बार उनको कोई कष्ट बीमारियाँ आती जा रही हैं और आपको लगता है कि इनको कोई ऊपरी बाधा भी है, कोई किया कराया तांत्रिक दोष है, तो आप फ़ोन पर चेक करवा सकते हैं। और अगर किसी को है भी तो वो घर बैठे ही अपना इलाज करा सकते हैं। ऊपरी बाधा का कोई ऊपरी बाधा है व्यक्ति के ऊपर है या काम बांध दिया गया है और या कोई कष्ट आपके ऊपर बार बार आ रहा है, तो आपको अगर डाउट होता है कि कोई ऊपरी बाधा है तो वो आप चेक करवा सकते हैं फ़ोन पे ही। उसके लिए आपको करना क्या है, आप 5 अगरबत्तियां जला के उसकी राख कर लें और उसकी राख को लेकर मुझे फ़ोन करें। आपने करना क्या होगा, उसको राख को हल्का टेस्ट करना होगा। टेस्ट करने के बाद देखेंगे उसका स्वाद कैसा है, फिर हम यहाँ से कुछ मंत्रों का पाठ करेंगे, फिर आपने उसको टेस्ट करना है। यदि आपकी राख जो आप टेस्ट कर रहे हैं उसका टेस्ट एकदम से कड़वा हो जाए, एकदम से खट्टा हो जाए, एकदम से नमक नमक जैसा हो जाए, तो फिर आप समझ जाएं कि आपके ऊपर कोई ऊपरी बाधा का असर भी है। और ऊपरी बाधा आपको कब होगी, जब आपकी कुंडली में लगन भाव में राहु हो, 12वें भाव में राहु हो, 7वें भाव में राहु हो, 8वें भाव में राहु हो, तब ऊपरी बाधा होने के योग होते हैं। और छठे भाव में भी राहु अगर अशुभ हालत में हो, बुध भी छठे भाव में राहु बैठे हो और बुध अष्टम भाव में बैठ जाए या 12वें भाव में बैठ जाए, तो भी ऊपरी बाधा होने के योग बनते हैं और उसको आप चेक करवा सकते हैं ग्रह के उपाय के साथ साथ, तो इसका भी हल आपको कर लेना चाहिए। तो उम्मीद है आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।